नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुशवाहा और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं है मस्तिष्कीय संवाहिनी विकृति, जिसको हम सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो फिर आइए और इसके बारे में हम जानते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक है इन्फ्रैक्शन और दूसरा है आंतरिक रक्तस्राव। तो इसके बारे में हमें जानना है, तो आइए और शुरू करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आपका समय जाया ना। मस्तिष्कीय संवाहिनी विकृति जो है एक अन्य जो है प्रमुख अंतर तंत्रिका वैज्ञानिक विकृति है, जिसमें व्यक्ति को है मस्तिष्क संवाहिनी दुर्घटना, जैसे सामान्य भाषा में रक्तघात यानी स्ट्रोक कहा जाता है, के कारण मस्तिष्क ब्रेन तक में क्षति पहुंचती है। रक्तघात में मस्तिष्क के नलिकाओं की अवरुद्धता हो जाती है, फिर किसी कारण वे फट जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क ऊतकों में रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, तब उनकी मृत्यु हो जाती है और संबंधित कार्य जो है प्रभावित हो जाता है। और व्यक्ति में कई तरह की से संबंधित जो है इससे संबंधित तीव्र अक्षमताएं व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। तो इसको हम जो है CVA बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो आइए और इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। CVA यानी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, माफ़ कीजिएगा, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट CVA, और CVD सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो हम CVA के बारे में CVA याद रखेंगे, सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी मस्तिष्कीय संवाहिनी दुर्घटना। तो स्पष्ट हुआ कि मस्तिष्क संवाहिनी विकृति में CVA का जो है रक्तघात की भूमिका होती है। रक्तघात का संबंध व्यक्ति की आयु से सीधा सा होता है। 45 वर्ष के बाद प्रत्येक शताब्दी के आगे बढ़ने पर इसकी संभावना दुगुनी हो जाती है तथा 75 वर्ष की आयु होते होते प्रति वर्ष इसके होने की संभावना 1 या 2 जो है % बढ़ जाती है। और अभी जो है ना, फिलहाल नाम तो याद है मुझे, सदगुरु जी जो ऐसा फाउंडेशन चलाते हैं, तो अभी तुरंत महाशिवरात्रि के बाद उनका जो है वो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उनको स्ट्रोक हो गया था, यानी कि जो मस्तिष्क में की जो है नसें वो फट गई थी और वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है क्षति पहुंचा था। तो उनका ऑपरेशन हुआ था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि इससे रिलेटेड मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो कई बार ऐसे न्यूज़ में आ जाते हैं, तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो याद रहता है। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन हुआ। कई दिन तक वो भर्ती रहे, दिल्ली के शायद मेदांता में हुआ था मेरे ख्याल से, नाम पूरा याद नहीं है हॉस्पिटल का, लेकिन हाँ हुआ था, इतना मुझे पता है। तो इसकी जो है प्रमुख 2 श्रेणियाँ हैं। पहला जो है ये इन्फ्रैक्शन और दूसरा है आंतरिक अंतःस्राव, जिसको हम हेमोरेज कहते हैं, जिसको हम या फिर ऐसे बोल देते हैं किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी उसका मतलब है कि उसके ब्रेन में जो है रक्तस्राव होने लग गया, ब्रेन में चोट लग गया, ब्रेन फट गया और उसके जो है उसमें रक्तस्राव होने लग गया। और ब्रेन हेमरेज वाले जो लोग हैं बहुत कम ही जीते हैं, अक्सर आपने देखा है इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम इन्फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हेमरेज पढ़ लेंगे। इन्फ्रैक्शन में मस्तिष्क के जो ऊतक को मिलने वाले रक्त आपूर्ति किसी कारण से समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊतकों की जो है मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है इन्फ्रैक्शन के प्रमुख कारण होते हैं, पहला है स्तंभ घनास्त्रता और दूसरा है अंतःशल्यता। घनास्त्रता में रक्त नलिकाओं के भीतर चर्बीदार पदार्थ, जिसे फैटी मटेरियल धीरे धीरे जो है परत का निर्माण तब तक करते जाता है जब तक उन सेवों का रक्त का प्रवाह जो है पूर्णतः अवरुद्ध ना हो जाए। अंतःशल्यता, जिसको हम इबोलिज्म कहते हैं, में कुछ तत्व जैसे चर्बी, जमा हुआ रक्त आदि कहीं एक दूसरे जगह से टूटकर रक्त प्रवाह के जरिए संकरा रक्त नालिका में पहुंचते हैं, जिससे वे पूर्णतः अवरुद्ध कर देते हैं और रक्त का प्रवाह उनसे होकर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ये 2 तरह के इन्फ्रैक्शन की क्रियाओं तथा घनास्त्रता, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तथा अंतःशल्यता, जिसको हम इम्बोलिज्म की प्रक्रिया में पड़ने वाले के प्रभाव की शुरुआत अलग अलग होती है। जब CVA के कारण अंतःशल्यता होता है तो इसके लक्षण अचानक प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति है बेहोशी में चला जाता है, दौरा पड़ता है, उसमें पक्षघात के भी लक्षण दिखने लगते हैं। सघनता में चूँकि अवरुद्धता क्रमिक होता है, इसीलिए इसके संभावित लक्षण जो है ये धीरे धीरे सामने आते हैं।
इसके बाद होता है हमारा आंतरिक स्राव। सीबीए का जो है दूसरा, सीबीए का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सीबीए का दूसरा प्रमुख श्रेणी जो है ये रक्तस्राव यानी हेमरेज होता है, जिसमें मस्तिष्क की रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और जिससे मस्तिष्क ऊतकों में खून इधर उधर बिखर जाता है, फिर जमा होकर अगल बगल के रक्त नलिकाओं पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। फिर जब आंतरिक स्राव मस्तिष्क के भीतर होता है तो इसका स्पष्ट जो है कारण उच्च रक्तचाप या रक्त नलिकाओं के दीवार पर का कमज़ोर होना समझा जाता है, परंतु जब मस्तिष्क के इर्द गिर्द होने वाले बाहरी स्थान में होता है तो इसका कारण एन्यूरिज्म माना जाता है, जिसमें रक्त नलिकाओं के दीवार जो है एक दूसरे तरफ फूलन उत्पन्न हो जाते हैं और एन्यूरिज्म मटर के दाने के समान छोटा या फिर जामुन के आकार का होने लग जाता है। तो सीबीए जो है ये उत्पन्न होने पर क्या है कि संबंधित दोष से या फिर अक्षमताओं से कुछ तो ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाते हैं। एक चिकित्सकीय जो है उपागम वह होता है जिसमें रक्ताघात होने से रोगी में रक्त का थक्का को रोकने के लिए कुछ औषध जैसे आरटीपीए दिया जाता है। आरटीपीए जिसको जो हम रिकम्बाइंट टिश्यू प्लाज्मोनिजन एक्टिवेटर कहते हैं, या फिर इसको हम एक्टिवेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि फिर से जो है बॉडी में जो है खून की प्रक्रिया, मस्तिष्क में खून की प्रक्रिया वो चलती रहे, रुके नहीं। इस औषध से रक्तघात होने वाले रोगी को काफ़ी फायदा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपागम यह होता है कि मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति बाधित करने वाले क्षेत्र की कोशिका को मृत्यु होने से बचाने की कोशिश की जाती है। रक्त आपूर्ति से बाधित क्षेत्र की कोशिकाएं तुरंत नहीं मरती हैं, परंतु कुछ दिन तक जिंदा रहती है, परंतु कुछ दिन बाद फूलन, फ्री रेडिकल्स तथा अत्यधिक मात्रा में ग्लूटामेट के स्राव से जो है कोशिकाएं मर जाती है। शोधकर्ता कुछ औषध देकर फूलन को रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित करते हैं तथा अवरोधी गावा ग्राहकों को उत्तेजित करते हैं। इन सबों का परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति से बाधित क्षेत्र कोशिकाएं जीवित रह पाती हैं, तब फिर रक्तघात का जो है प्रभाव वो कम हो जाता है। रक्तघात वाले रोगियों के उपचार में जो है नियमित व्यायाम तथा मस्तिष्क उत्तेजन से सार्थक भूमिका होती है, क्योंकि इनसे ऐसे रोगियों की जो है क्षमताएं धीरे धीरे कमने लगती है। तथा यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि सीबीए जो है रोगियों की उम्र में अहम भूमिका होती है। 60 से 80 साल की उम्र में रक्तघात होने की संभावना से कई कारण जैसे उच्च रक्तपात, हृदय रोग या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात जो है रक्त नलिकाओं के दीवार को कमज़ोर होना में बहुत अत्यधिक होती है। हाँ, अगर कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति की जो है उम्र वो कम हो तो फिर उसके जो है स्वस्थ होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी अधिक रहती है।